मेरा नाम कल्पना है। बेसिक स्कूलिंग मेरी हिसार से ही हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स और मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स पास आउट हूँ। 2019 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी। ये आईएसएस का मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट मैंने एमएससी के साथ ही दिए थे। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया था और इंटरव्यू दिया था मैंने, बट फाइनल मार्क मेरिट लिस्ट में मेरा नहीं हुआ था। और सेकंड अटैम्प्ट मैंने 2019 में दिया था, उसमें मेरा रिटन भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। और 2020 में मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया था। 2020 के एग्ज़ाम का रिटन एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 में हुआ था और इंटरव्यू यूपीएससी ने जुलाई में कंडक्ट करवाए थे, जिसका रिजल्ट रिसेंटली यूपीएससी ने अभी डिक्लेयर किया था और उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 12th सिक्योर किया था। तो सबसे पहले मैं इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये एग्ज़ाम जनरली जून या जुलाई के महीने में यूपीएससी के द्वारा हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्ज़ाम के अंदर टोटल 6 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर इज़ जनरल इंग्लिश, देन जनरल स्टडीज़, उसके बाद 4 पेपर स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट और सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, थर्ड और फोर्थ पेपर सब्जेक्टिव टाइप होता है। तो सबसे पहले मैं जनरल इंग्लिश के बारे में बताना चाहती हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने सच कोई स्पेशल कोई तैयारी नहीं करी थी। स्टार्टिंग से ही 2017 से ही मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो उससे मेरे 2 तरह से फ़ायदे हुए थे। एक तो इंग्लिश के जितने भी जैसे करंट आर्टिकल्स होते हैं वो सभी वहाँ से कवर हो गए थे और वो कैप भी वहीं से स्ट्रॉन्ग हो गई थी। प्लस जो जीएस का पोर्शन होता है, करंट पोर्शन, वो मेरा सारा वहीं से कवर हो गया था। अब मैं जीएस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जनरल स्टडीज़ के अंदर मेनली 4 और 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक्स। करंट अफेयर्स वाला पार्ट इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों में कवर हो जाता है। उसके बाद होता है पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री के लिए एज सच मैंने कोई प्रॉपर बुक फॉलो नहीं करी थी। मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया एक वेबसाइट है, उस पर सिक्योर सिनॉप्सिस करके आता है। उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको रीड करना और उनको समझना। साथ साथ में मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उन सभी को देखा और एनालाइज किया। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जैसे भक्ति मूवमेंट और जो इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स होते थे उन सभी के बारे में स्टडी कर लिया था। और एक जो टॉपिक है जिसके अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो था गांधी जी से रिलेटेड। उनसे रिलेटेड हमेशा हर साल कोई स्पेशल मूवमेंट, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी स्टडी की थी और साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी को पढ़ा था और उनसे रिलेटेड जो आंसर्स थे बुक्स वगैरह से या फिर नेट से वो सर्च करके मैंने पढ़ लिए थे। इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स, ये सब मेरा न्यूज़पेपर से कवर हो गया था। उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी को देखा और जो सिलेक्टेड टॉपिक्स थे उनको लक्ष्मीकांत से स्टडी किया था। जो इंग्लिश और जीएस का पेपर दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आते हैं स्टैट्स के पेपर। स्टैट्स के चारों पेपर 200 मार्क्स ईच होते हैं। तो टोटल जो रिटन एग्जाम होता है वो 1000 मार्क्स का होता है। प्लस उसके बाद रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी स्टैट्स का पेपर 1। पेपर 1 के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, देन न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर पार्ट। तो फर्स्ट पोर्शन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके लिए मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड कपूर ये बुक थोरोली स्टडी की थी। इसके सभी क्वेश्चंस, एमसीक्यू। तो मैं मानती हूँ कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हर स्टूडेंट के पास स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर उनको ये एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो कुछ बुक्स बेसिक बुक्स हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बोथ बाय गुप्ता एंड कपूर, ये बेसिक बुक्स हैं। उसके बाद आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी एक बुक है और फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय गुणगुप्ता एंड दासगुप्ता, ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक बुक सभी के पास होनी चाहिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पार्ट है वो मैंने अपने ग्रेजुएशन के नोट से कवर किया था और साथ में एक बुक है एचसी सक्सेना। ये दोनों सफिशेंट हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के 20 क्वेश्चंस है, मोर देन 15 क्वेश्चंस इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए मैंने रीमा थरेजा की बुक को रेफ़र किया था। वो एक सिंगल सोर्स है जो काफ़ी सही है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सभी मैंने किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो
लास्ट 19 ईयर्स के ऑलमोस्ट मैंने सभी कंप्लीट किए थे, जो कि मैंने प्रीवियस 2 अटैम्प्ट्स में कवर नहीं कर पाई थी। 3rd अटैम्प्ट में मैंने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को एक एक क्वेश्चन को अगर सॉल्यूशन पता है तो ठीक, वरना मैंने नेट से सर्च करके सभी के सॉल्यूशंस मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए थे। उसके बाद आता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, देन सेकंड पार्ट इज लीनियर मॉडल्स एंड थर्ड पार्ट इज ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले मैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताना चाहूँगी। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट 100% सिक्योर कर सकता है। तो इसके लिए कोई बुक स्पेसिफाई नहीं है, कोई नोट्स नहीं होते। इसके लिए मैंने पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो वेबसाइट है उससे स्टडी किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, जैसे CSO, फंक्शंस ऑफ NSSO एंड वेरियस राउंड्स ऑफ द NSS एंड कुछ एजुकेशन से डिफरेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने स्टडी किया था। और वेरियस जो रिपोर्ट्स आती हैं मोस्टली, तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिपोर्ट्स। और जैसे कुछ बच्चे भी पूछते हैं कि रिपोर्ट्स को कैसे स्टडी किया जाए, उसके लिए भी मैं बताना चाहती हूँ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को कैसे स्टडी किया जाए। जैसे अभी रिसेंटली लास्ट 2 रिपोर्ट्स आई थी नेशनल सैम्पल सर्वे की, 75th राउंड एंड 76th राउंड। तो रिपोर्ट्स जो होती हैं ऑलमोस्ट 1000 पेजेस के भी होती हैं। तो उसके अंदर जो स्टडी बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये थी कि स्टडी क्या करें और क्या छोड़े, क्योंकि 1000 पेजेस की रिपोर्ट के स्टडी करना किसी के लिए भी इजी नहीं है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होता है उसके अंदर हमें ये पढ़ना चाहिए कि जो सब्जेक्ट जो सर्वे का राउंड था, जिसे 75th राउंड है, उसके क्या सब्जेक्ट थे, और उसके बाद जो इसका सैम्पल डिज़ाइन था वो क्या सैम्पल डिज़ाइन था, और उसके बाद वेरियस इंडिकेटर्स क्या क्या थे। मेनली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और जैसे कुछ जैसे NSSO के द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर बार आता है। जैसे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लेबर फोर्स, पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको लास्ट की समरी में मिल जाएंगी। तो मेनली आपको किसी भी रिपोर्ट में 10 to 12 पेजेस मुश्किल से स्टडी करने होते हैं, जो कि इजीली हो सकते हैं। तो इसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं या फिर इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट्स आए हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उन सभी को एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए। और इसके अंदर जो UPSC के द्वारा एक स्पेसिफाइड सिलेबस होता है, 3-4 पेज की PDF होती है। उस PDF के अंदर एक जो क्वेश्चन जो कीवर्ड लिखा होता है वो हर एक कीवर्ड इम्पोर्टेंट है। कभी भी किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अगर कोई भी बच्चा जैसे बेसिक से तैयारी करता है तो शुरू से ही उसको सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट ले ले और एक एक कीवर्ड के ऊपर स्टडी करें। मैं लीनियर मॉडल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। लीनियर मॉडल्स के लिए मैंने सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन के नोट्स को फॉलो किया था, और उसके बाद स्टैट्स की एक बुक है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर भी एक लीनियर मॉडल का कुछ पार्ट है। प्लस जो रह गया था पोर्शन वो सभी मैंने नेट से स्टडी किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, उनको तो कभी एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, कम से कम 8-10 बार कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये जो पेपर सेकंड का जो पोर्शन है, ये मेरा पोर्शन मीन्स काफ़ी स्कोरिंग, सबके लिए स्कोरिंग होता है और इसमें मार्क्स जनरली बहुत अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का पोर्शन वो इतना लेंथी नहीं है, मीन्स कैलकुलेटिव नहीं होता है, और इजीली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बार बार प्रैक्टिस करके किया जा सकता है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए मैंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स, वो सबसे बड़ा सोर्स थे मेरे लिए, क्योंकि उनके अंदर कम्प्लीटली सारा मीन्स सिलेबस कवर था। उसके साथ साथ मैंने आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों बुक के अंदर चैप्टर्स हैं कंप्लीट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के ऊपर। उनको एक एक वर्ड टू वर्ड, एक एक क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चंस को सोल्व किया और प्रैक्टिस किया। ये सफिशिएंट रहता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए। उसके बाद मैं पेपर 3 के बारे में बात करना चाहती हूँ। पेपर 3 के अंदर भी मोस्टली 3 to 4 पोर्शंस हैं। 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इकोनोमेट्रिक्स, देन सर्वे सैम्पलिंग एंड देन इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड टाइम सीरीज। तो बेसिकली ये पेपर काफ़ी लेंदी होता है इसके अंदर, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो बाकी जो 2 और 3 पेपर्स हैं उनके बराबर इतना सिलेबस होता है। तो सबसे ज़्यादा जो लगता है मतलब लेंदी जो सिलेबस है वो पेपर 3 का ही होता है। तो जनरली मैं क्या करती थी, इस पेपर के अंदर
टू जो पोर्शंस होते थे उनको अच्छे से कवर किया था। तो मैंने इकोनोमेट्रिक्स एंड सर्वे सैम्पलिंग एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन तीनों पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर किया था। टाइम सीरीज एक पोर्शन को मतलब इतना मैंने वेटेज नहीं दिया था। तो सबसे पहले इकोनोमेट्रिक्स के बारे में बात करूँगी। इकोनोमेट्रिक्स के लिए मैंने दामोदर गुजराती की बुक को रेफ़र किया था। मोर देन सफिशिएंट है बुक। इसी बुक से 2-3 बार, एक बार में पढ़ने से तो काफ़ी क्लियर नहीं होता है, लेकिन 2-3-4 बार इसको पढ़ें अच्छे से और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन सभी को स्टडी करें। और इस बुक में सभी के सभी क्वेश्चंस एंड आर्टिकल्स और सभी के सभी मिल जाते हैं। प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं मिलते, तो उनको मैंने अपने नेट से सर्च करके या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो यूनिवर्सिटी के नोट्स थे वहाँ से कवर किया। उसके बाद है सर्वे सैम्पलिंग। सर्वे सैम्पलिंग के लिए मैंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स थे मैंने उन्हीं से कवर किया है। वो भी काफ़ी अच्छे नोट्स थे और इसके लिए एक बुक भी है अर्चना बंसल की बुक। उस बुक में भी ऑलमोस्ट हमारे नोट्स के इक्विवेलेंट पोर्शन था, बट वहाँ से सारा कवर हो गया था। ये भी मोर देन सफिशिएंट था मेरे लिए। इतना ही करते थे, ऑलमोस्ट पेपर कवर हो जाता था। प्लस इस पेपर के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी, उसके अंदर एक एक जो कीवर्ड है सिलेबस के अंदर स्पेसिफाइड है, उस हर कीवर्ड के ऊपर प्रिपेयर करना चाहिए। क्वेश्चन कभी भी किसी भी पॉइंट पे पूछा जा सकता है। उसके बाद अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर 3 चैप्टर्स है मेनली, डिमांड एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज। तो मैंने इन तीनों चैप्टर्स को फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय गुण गुप्ता एंड दास गुप्ता बुक से कवर किया था। ये काफ़ी था इस पेपर को कवर करने के लिए। पेपर 3 में मैंने इतना ही कवर किया था और अच्छे से मीन्स 170 अबव का पेपर अटेम्प्ट हो गया था। एंड देन कमिंग टू पेपर 4। पेपर 4 में मेरे 2 ऑप्शंस लेने होते हैं। मेरे जो 2 ऑप्शंस थे वो थे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी। दोनों काफ़ी स्कोरिंग रहते हैं और इजी भी रहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए मैंने बुक जो रेफ़र की थी, इसके लिए मैंने एमएससी के और जो बीएससी के जो नोट्स थे उनको पहले रेफ़र किया था। साथ में इसके लिए बुक अप्लाइड फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर भी पूरा का कंप्लीट का जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट एसक्यूसी पे बेस्ड है। और उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के लिए मैंने फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये 2 बुक्स हैं, इन दोनों से कम्प्लीटली कवर किया था। प्लस कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है माइग्रेशन वाले पार्ट में एंड सेंसस से रिलेटेड। सेंसस है, जैसे अभी 2021 में रिसेंटली सेंसस होना था, तो जैसे भी सेंसस ईयर्स के आसपास जो एग्ज़ाम होता है उसमें आराम से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस बार भी क्वेश्चन पक्का पूछा गया था और ये मेरे को पहले से ही था प्रिडिक्ट कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसलिए मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो लाइफ टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने प्रैक्टिस कर लिया था, तो इजीली इसमें हो गया था। अब मैं थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बोलना चाहती हूँ। तो मैं बिगिनर्स के लिए सबसे पहले बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी सबसे पहले एमएससी में स्टार्ट करी थी तैयारी, तो मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था इस एग्ज़ाम के बारे में। और क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी तो काफ़ी चीज़ें जगह प्रॉब्लम्स भी आई, जिससे मैंने अपने जो सीनियर्स थे और जो पहले से जो आईएएस जो ऑफिसर्स हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया और उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की थी। तो मैंने उन सबसे पूछा था सबसे पहले कहाँ से कैसे स्टार्ट किया जाए और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो मैंने जो फॉलो किया वो सबसे पहले यही था कि मैंने जो यूपीएससी के द्वारा जो रिकमेंडेड सिलेबस है उसको सबसे पहले प्रिंट आउट ले लिया और उससे रिलेटेड एक पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक एक कीवर्ड पे जो बेसिक जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे और जो सिलेबस था उसको प्रिपेयर किया। बुक लिस्ट मैंने सभी बता ही दी, वही सारी बुक लिस्ट मैंने फॉलो की थी और उन सभी बुक्स को कवर करने के बाद मैंने सभी पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उन सभी को प्रैक्टिस किया और जो ऐसा लगता था कि नेट से मुझे लिखने हैं उन सभी को मैंने कॉपीज़ में नोट डाउन कर लिया था। तो ये सारा मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। अब रिटर्न जो पार्ट था उसको क्लियर करने के बाद जो बारी आती है वो आती है इंटरव्यू की। जनरली 2-3 मंथ्स के बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके 1 या 2 मंथ के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। तो इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो 50% जो पार्ट जो होता है इंटरव्यू के लिए यही मेन होता है। जो डेप्थ जो होता है उसको बहुत अच्छे से फिल करना चाहिए, एक चीज़ बहुत सोच समझ के और एक्यूरेटली फिल करना चाहिए। जो ऑनेस्टी है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। और इसको फिल करने के बाद
उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। तो मैं अपने इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैंने क्योंकि 2 साल इंटरव्यू दिया है, 2018 में और 2020 में, तो मैं दोनों में अपने डिफरेंस बताना चाहती हूँ। 2018 में मुझे इंटरव्यू का इतना आइडिया नहीं था और मैंने नेट से ही जो यूपीएससी सीएससी के जो जितने भी एक्सपीरियंस के जो मॉक इंटरव्यूज़ थी उनको देख के तैयारी करी थी। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे लगा था कि उनके जैसा ही ऑलमोस्ट इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर सभी न्यूज़पेपर्स, जनरल स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक्स थे, प्लस अपने डैफ से रिलेटेड, डैफ में मैंने एक सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ा था। जैसे अपने फादर से ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, अपने स्टेट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने एजुकेशन से रिलेटेड से, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ के सिस्टम के बारे में या फिर जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, हॉस्टल में जैसे रहती थी उसके बारे में हर एक चीज़ को प्रिपेयर किया था। और उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर मेनली मेरे से स्टेट से पूछा गया था। मेरे से जो जनरल स्टडीज़ और जनरल जो टॉपिक्स थे उनसे नहीं पूछा गया था। तो इसमें मेरा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, मीन्स सही था मेरा इंटरव्यू। अब इस जो 2020 वाला अटेम्प्ट था इसमें चेंज ये था, मेरे पैनल में टोटल 4 मेंबर्स थे और उन 4 में से 2 जो मेंबर्स थे उन्होंने पर्टिकुलर मेरे से प्रॉपर जो करंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, जैसे सबसे रिसेंट जो फार्मर्स चल रहा है, फार्मर्स इशू जो चल रहा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे थे, प्लस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी होते हैं, जो IAS जो ऑफिसर्स होते हैं उनको आगे जाके जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम करना है, क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारा उन्होंने मेरे से पूछा था। तो इसलिए किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना चाहिए। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। और उसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपनी मिस्टेक्स के बारे में। जो मिस्टेक्स, क्या मेरी मिस्टेक्स रही कि फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद मेरे को सेकंड और सेकंड के बाद मैं थर्ड अटैम्प्ट में, जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसके लिए मैंने 2018 में एग्ज़ाम दिया था। मई के अंदर मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए थे। उसके बाद जो मैंने अच्छे से तैयारी करी थी, सिर्फ 1 मंथ तैयारी करी थी, घर पर रहकर ही मैंने खुद सेल्फ स्टडी की थी। तो उसमें जो मैं सिलेबस था वो कंप्लीट कवर नहीं कर पाई थी। ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस मैंने कवर किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि मेरी प्रिपरेशन में लैक है, तो मैं पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी कि मुझे अगला अटैम्प्ट भी देना पड़ सकता है। फिर भी मैंने अपना 100% दिया और इंटरव्यू तक मैं गई और मैंने सक्सेसफुली इंटरव्यू भी दिया। फिर मुझे उस वाले अटैम्प्ट में मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था और बिना किसी चीज़ को रिग्रेट किए या फिर मैं परेशान हुई, मैंने अपना नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, जो कि मैंने 2019 में दिया। 19 में भी हमारे MSc के जो एग्ज़ाम्स थे वो मई में ख़त्म हुए और उसके बाद ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़ का मुझे टाइम मिला था, जिसके अंदर मुझे कंप्लीट सिलेबस रिवाइज भी करना था, प्लस आराम से 1.5 महीना हो गया था, मुझे बिल्कुल IAS पे फोकस नहीं था, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से कंप्लीट फोकस था। तो इस वजह से 20 to 25 डेज़ में मैंने सिलेबस रिवाइज किया। इसमें जो मेरी गलती थी, कुछ टॉपिक्स को मैंने छोड़ दिया, जैसे सर्वे सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज सैम्पलिंग, वो टॉपिक मेरे से नहीं हो पाया रिवाइज, टाइम की कमी थी। और इसमें लक फैक्टर हो सकता है या फिर मतलब मेरी ही कमी थी कि उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए थे। तो इन चीज़ों की वजह से 2019 का जो अटैम्प्ट था मेरा ज़्यादा सही नहीं गया था। प्लस मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी थी, एग्ज़ाम 3 दिन तक कंडक्ट करवाया जाता है, उन 3 दिन में मैंने प्रॉपर स्लीप नहीं ली। इस वजह से मेरा मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था और मुझे मतलब सेंटर से बाहर आते मेरे को लग रहा था कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। मैंने नेक्स्ट डे ही घर आके 2020 के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और 2020 के अंदर जो मैंने कुछ चेंजेस किए वो ये थे, एक तो मेरे पास IAS पे तैयारी करने के अलावा कोई काम नहीं था, बस यही मेरे पास एक सिंगल काम था कि मुझे पढ़ना है। इसके लिए मैंने अच्छे से सारे सिलेबस को देखा, सभी 19 टोटल जो प्रीवियस जितने ऑलमोस्ट 18 to 19 ईयर्स के पेपर जो थे अवेलेबल, उन सभी को मैंने प्रिंट आउट करवाया, अपने पास रखा और एक एक पेपर में एक एक क्वेश्चन को मैंने स्टडी किया और उसका सॉल्यूशन जितना हो सके मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढने की, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, जिससे कि बहुत सारे जो डाउट्स थे, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो 18 और 19 में जो तैयारी करी वो मेरी 50% इंक्रीज और हो गई थी 2020 वाले अटैम्प्ट में। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया, सभी एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से स्टडी किया। तो मुझे लग रहा था कि मैंने जो प्रीवियस अटैम्प्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ दी थी वो मैंने इसमें सारी की सारी कवर करी थी। और इसके बाद मैंने जो कुछ एक सबसे बड़ी चीज़ थी, मैंने एक अपना पेपर भी चेंज किया था पेपर 4 में। पहले मेरे पास डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑप्शनल था, फिर मैंने क्वालिटी कंट्रोल को और डेमोग्राफी को अपना ऑप्शनल
कर लिया था, काफ़ी स्कोरिंग लगा मुझे, और फिर मुझे लग रहा था कि इस डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने ISQC और डेमो को अपना ऑप्शनल ले लिया था। और इस अटेम्प्ट के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ों पे फोकस किए बिना मैंने अच्छे से तैयारी करी थी। प्लस लॉकडाउन की सिचुएशन थी, तो ये एक एडवांटेज ही हो गई थी। घर से बाहर जाना नहीं था, कहीं पे कोई डाइवर्ट नहीं होता था माइंड, बाहर का जो और अदर एक्स्ट्रा जो टाइम वेस्ट होता था वो भी नहीं हुआ, तो फुल तैयारी इस पेपर पे ही करी गई थी। तो इस वजह से मेरा 2020 में काफ़ी, जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन थी कि एग्ज़ाम अच्छा गए। तो मैं जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं या फिर जिनका दोबारा से हो रहा है, मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी टॉपिक को स्किप ना करें। सबसे पहले अपने 3-4 पेज की जो PDF है UPSC के द्वारा रिकमेंड की गई है, उसको प्रिंट आउट लें, उसको स्टडी करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को देखें अच्छे से। जो चीज़ें नहीं आती उनको अच्छे से नेट से या फिर किसी फ्रेंड की हेल्प से ज़रूर सोल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है तो लाइब्रेरीज में अदर भी बुक्स होती हैं, उनको फॉलो करें, उनको रेफ़र करें, ताकि कोई भी डाउट रह ना जाए। क्योंकि UPSC का है, कुछ प्रिडिक्शन होता नहीं है एग्ज़ाम में, कहीं से भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपनी तरफ से तैयारी पूरी 100% होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहिए। प्लस जो मेन फैक्टर वो रिवीजन, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स रिवीजन होनी चाहिए इसके एग्ज़ाम से पहले। प्लस जो लास्ट का जो 1 या 1.5 मंथ होता है, उसमें कोई भी नया टॉपिक ना पढ़े, सिर्फ रिवीजन करें। और एग्ज़ाम से पहले जो 1 या 2 दिन जो होता है प्रॉपर रेस्ट लें। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, मैं कह सकती हूँ कि बहुत जो एग्ज़ाम के 3 दिन होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वही 3 दिन डिसाइड करते हैं आपके सिलेक्शन को। और वही 3 दिन अगर वही 3 दिन आपके अच्छे नहीं गए तो आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। जैसे कि मेरे साथ 2019 में मैंने गलती की थी। तो प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर खाना, ये सब दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन एग्ज़ाम देने के बाद प्रॉपर रेस्ट करें और अच्छे से अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, ताकि ये 3 दिन आप वहाँ एग्ज़ाम में रह सकें। और उसके बाद एग्ज़ाम को, इसके बाद हम रिटर्न को क्वालिफाई करने के बाद अच्छे से इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और जो आसपास अपने करंट इवेंट्स हैं उन सभी पे फोकस करें। प्लस अपना जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बार बार रीड करें, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रिपेयर करें और इनको थोरोली स्टडी करें। और इस तरह से चलते हुए आप ज़रूर सक्सेस पा सकते हैं। थैंक यू।